और इस वक्त हरीश रावत बोल रहे हैं, सुनते हैं। में देखना चाहते हैं, लेकिन भाजपा में इतना बड़ा दिल कहाँ से, और उन्होंने तत्काल आज सदस्यता समाप्त कर दी। लेकिन उससे हमें कोई चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी को वो जानते नहीं हैं, और फिर वो कांग्रेस के लोग हैं। 78-79 में भी हमारे नेतृत्व को समाप्त करने की कोशिश की गई थी, और देश ने कहा इंदिरा लाओ, देश बचाओ, और हम देश की जनता के पास जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, देश की जनता के पास भी जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी के सब सिपाही मर नहीं गए, और हम इस हमले के खिलाफ ज़बरदस्त प्रतिवाद देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रतिपक्ष को। सब हमसे सहमत थोड़ी हैं, राजनीतिक हमारी प्रतिद्वंदिताएं हैं, लेकिन सब आए हैं, खड़े हो रहे हैं, और पूरा प्रतिपक्ष एकजुट होगा। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। शायद कल शहीद भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जी के बलिदान का दिवस था। वो बलिदान का दिवस ने राहुल गांधी जी के राजनीतिक बलिदान मांगा सदस्यता के रूप में, और ये देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जो है, देश जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, देश का प्रतिपक्ष जीतेगा। धन्यवाद। कांग्रेस के हरीश रावत का ये कहना है कि इंदिरा गांधी के सभी सिपाही अभी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, और हमने उस वक्त वापसी कर दिखाई थी, तो अभी भी हम डरने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों को भी धन्यवाद दिया जो इस वक्त एक नजर आ रही हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज जो उनकी तरफ से कही गई वो ये कि ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा। क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? क्या ये फैसला जनता के भीतर एक संदेश देने की कोशिश करेगा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी यहां पर बताने की कोशिश कर रही है? क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और क्या विपक्ष जो अभी तक बिखरा हुआ था वो यहां से एक हो जाएगा? और सवाल यह भी कि अगर राहुल गांधी आगे उनको राहत नहीं मिलती है तो व्हाट नेक्स्ट? राहुल के अलावा चेहरा कौन बनेगा पार्टी का जो कांग्रेस को आगे लेकर चलेगा? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक माथापच्ची इस चीज को लेकर थी कि अध्यक्ष कौन बनेगा, उसमें किसी तरीके से चैप्टर क्लोज हुआ, खड़गे को जिम्मेदारी मिली। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का चुनाव में चेहरा कौन होगा जिसको प्रधानमंत्री के समकक्ष वो रखने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा चेहरा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से आज राहुल गांधी के समर्थन में दिख रही हैं, क्या यहां से एक विपक्षी एकता की लहर देश भर में देखने को मिल सकती है? यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके खिलाफ जांच भी चल रही है। उसमें आरजेडी हो, जिनके नेता जो प्रमुख नेता हैं, पूरा परिवार लालू प्रसाद यादव का, उनके खिलाफ जांच चल रही है। इसके अलावा आप देखिए अखिलेश यादव की पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, उन पर कार्रवाई की गई। अखिलेश यादव खुद ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के कई विधायकों को टारगेट किया जा रहा है कि आप माफी मांग लीजिए। मानहानि के बहुत केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे थे, केजरीवाल साहब ने माफी मांगी, सब लोगों से खत्म कर दिया अदालत ने। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं तो सत्य के मार्ग पर चलूंगा। मैं तो महात्मा गांधी को फॉलो करता हूं, पता नहीं कौन से गांधी को फॉलो करते हैं। मुझे लगता है महात्मा गांधी जी को फॉलो करते होते तो महात्मा गांधी जी ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बेल नहीं मांगी थी, वो जेल गए थे महात्मा गांधी सत्याग्रह करते हुए। आप चल रहे हैं अपनी कहीं ना कहीं दादी के गांधी परिवार पर, जिन्होंने इमरजेंसी में लोगों को जेल में ठोक दिया और अपने स्वार्थ के लिए सुप्रीम कोर्ट के बनाए कानूनों को बदल दिया था पार्लियामेंट में। इसीलिए वो उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार है। तो इसलिए ये अदालत में विश्वास नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं करेंगे, देश की एजेंसियों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है या एरोगेंसी है वो इनकी मौत का कारण है, जिस प्रकार से ये धीरे धीरे कांग्रेस को समाप्त करते जा रहे हैं। तो इसीलिए वो डिस्क्वालिफिकेशन इन्हीं के कुकर्मों के कारण ही, राहुल गांधी के कारण हुई है जी वो सारी। उनके रिमार्क को सर कैसे देखते हैं? नहीं, रिमार्क तो उसमें क्या है, देखो अब वैसे भी थे डिस्क्वालिफिकेशन में, कौन सा पार्लियामेंट में आते थे, 52% उनकी अटेंडेंस रही आज तक पार्लियामेंट में बोलते नहीं, कभी आते हैं तो फिर देश को बदनाम और करते हैं, बाहर जाकर मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता। तो स्वाभाविक है, वो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, इसी सुप्रीम कोर्ट के कानून के खिलाफ ही मनमोहन सिंह जी वो लेकर आए थे ऑर्डिनेंस। उस ऑर्डिनेंस को इन्होंने फाड़ा था, उस टाइम लालू को बचाने के लिए लाए थे कि
किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति की, चुने हुए व्यक्ति की अगर जो सज़ा है वो 5 साल तक कर दी जाए 2 की बजाय, 5 साल से ज़्यादा तो उसको डिस्क्वालीफाई करें। वो ऑर्डिनेंस राहुल जी ने ही फाड़ा और आज राहुल जी पे लागू हो गया वो 2 साल के बाद। ये भी देखो परमात्मा का, भगवान कृष्ण का चक्र कैसे घूमता है कि जब तुम गलत रास्ते पर चलोगे, अपने स्वार्थ के लिए जियोगे, तो ये भोगना तो पड़ेगा ही निश्चित रूप से। तो बीजेपी की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन, एरोगेंसी, ये सब सामने। उन्होंने कहा कि मानहानि के तमाम मामले सामने आते हैं, माफी मांग ली जाती है उसमें अगर गलती होती है, लेकिन राहुल गांधी की एरोगेंसी थी, उन्होंने माफी तक नहीं मांगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम गांधी के रास्ते पर चलते हैं, तो उन्होंने ये भी तंज कसा कि गांधी के रास्ते पर चलते तो जेल चले जाते, वहां पर जमानत क्यों ली। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरीके से नियम कायदों के तहत की गई। अब कांग्रेस का क्या पक्ष है वो जान लीजिए। राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। वो आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस का स्टैंड है। हर षड्यंत्र के बावजूद वो लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। लड़ाई जारी है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। प्रियंका गांधी का भी ट्वीट देख लीजिए। नीरव मोदी घोटाला 14,000 करोड़, ललित मोदी घोटाला 425 करोड़, मेहुल चौकसी घोटाला 13,500 करोड़। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी, जांच से क्यों भाग रही है। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लादे जाते हैं। क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है? ये प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा है, क्योंकि राहुल गांधी ये सफाई दे रहे हैं कि मैंने तो भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाया था, मैंने मोदी कम्युनिटी को लेकर सवाल नहीं उठाया था। लेकिन उस पर भी बीजेपी का ये कहना है, अभी आपने सुना, कि माफी मांग सकते थे, लेकिन माफी नहीं मांगी गई, अपने बयान पर अड़िग रहे। उसके बाद उनको 2 साल की सजा हो गई कल। तब से ही ये सवाल था कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता बचेगी या जाएगी। और आज दोपहर में ये फैसला हो जाता है कि राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं हैं। वायनाड सीट जहां से वो सांसद हैं वो फिलहाल रिक्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने तो ये तक लिख दिया कि किसने कितना बड़ा घोटाला किया, चाहे वो नीरव मोदी हो या फिर मेहुल चौकसी हो, इन तमाम लोगों के नाम उन्होंने लिखे और ये कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के साथ खड़ी है, इनकी जांच होनी चाहिए, इनको पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। विनोद शर्मा हमारे साथ लगातार ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। विनोद, एक बड़ी बात यहां पर हरीश रावत ने थोड़ी देर पहले कही कि ये यू टर्न होगा भारतीय राजनीति में, जिस तरह का फैसला लिया गया है। क्या वाकई में यहां से विपक्षी एकता और कांग्रेस अपने आप को, जो एक कोशिश होती है सेंटिमेंट लोगों के जीतने की, अपने आप को शहीद दिखाने की, क्योंकि उन्होंने कहा कि शहीदी दिवस था कल और जिस तरीके से राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई, शायद वो राजनीति में एक शहीदी उन्होंने दी है, तो क्या ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है देश की राजनीति में? पड़ी हुई है, लेकिन अभी तो मामला हम देखेंगे क्या है। और ये लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई हो रही है लगातार, तो कैसे देखेंगे इस पे? अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं और न्यायालय पे हम लोग को भरोसा है पूरे तरीके से, और हम न्यायालय को अभी मान रहे हैं, अभी देख रहे हैं क्या मामला है। लगता है विपक्ष को कमजोर करने की एक साजिश हो रही है। उनके कमजोर करने से विपक्ष जो है, और जो अभी जिस तरीके से हम हाउस में बैठे हुए थे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना दुखड़ा रो रहा था कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जब वो अभी हैं तो वो कौन सा काम कर रहे हैं। तो पूरी बिहार की जनता और पूरे देश की जनता पूरे तरीके से ये देख रही है कि किस तरीके से इनका व्यवहार है, सब लोग देख रहे हैं। और राहुल गांधी को सर आप बहुत अच्छा जानते हैं, कैसे मतलब देखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी पर जो कार्रवाई इससे अछूता नहीं है। कई एक लोगों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे इशारों पे सब चीज हो रहा है, हम इतना ही कहना चाहेंगे। भाजपा ने आप लोगों पर भी आरोप लगाया सर, भाजपा ने आप लोगों पर भी आरोप लगाया है। भाजपा कब नहीं आरोप लगाया, ये कहिए ना, भाजपा कब नहीं आरोप लगाया।
लेकिन भाजपा को अब समझ में आ चुका है जो इस तरीके का कारनामा या भाजपा जो की है, और भाजपा को पूरे तरीके से समझ में आ गया है कि अब पूरे हिंदुस्तान से उनका सफाया होना तय है। और आपके चैनल के माध्यम से आज हम भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि दिल्ली का जो जिस गद्दी पे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं वो हिल कर रहेगा। मेरा भविष्यवाणी आप लोग याद रखिएगा। तेज प्रताप यादव, तो आपने सुना तेज प्रताप यादव को, आरजेडी नेता, और वो निशाना साध रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन विपक्ष को कमजोर करने की एक कोशिश हो रही है यहां से, और सभी तरफ से यही आवाज उठ रही है कि आखिरकार विपक्ष के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, इस पर भारतीय राजनीति में क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा भी जारी रहेगी। तमाम जो अपडेट्स है वो भी दे रहे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भुगता है। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी निशाना साधा है राहुल गांधी पर। थोड़ी देर पहले आपने सुना कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी ने जो किया उसको उन्हें भोगना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है और इस कार्रवाई को पूरी तरीके से सही बताया गया है। तो कांग्रेस पार्टी अब हो सकता है कि आगे देश भर में इस मुद्दे को लेकर जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो फिलहाल लगातार निशाना साधा जा रहा है और राहुल गांधी को लेकर जो ये फैसला हुआ है उसको बिल्कुल जायज ठहराया जा रहा है। यहां पर शिवराज सिंह चौहान को भी आपने सुना। हालांकि खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहना है कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा दी गई है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो लगातार सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष है जो लगातार राहुल गांधी के इस फैसले को सही बता रहे हैं कि उन पर जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सही हुई है और आगे से कोई भी नेता सोच समझकर बोले कि वो क्या बोलना चाहते हैं। एक तरीके से मैसेज भी यहां से देने की कोशिश की गई है। बीजेपी के खिलाफ हंगामा देखने को मिल रहा है लगातार। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और यही वजह है कि आज का मध्य प्रदेश में रोजगार के नए नए साधन मौजूद हैं और रोज ये प्रदेश नई इबारत लिख रहा है। मध्य प्रदेश गढ़ रहा है विकास के नए आयाम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दे रहा है मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों का नया आसमान। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 15,42,514 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जिससे प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और उनके सपनों को नई उड़ान मिलेगी। और हम कहते थे कि आइए निवेश कीजिए। आज अगर आप मध्य प्रदेश देखेंगे, सचमुच में अद्भुत प्रदेश है। मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा। जल संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, पुरा संपदा, कृषि संपदा प्रकृति ने भरपूर दिया है, भगवान ने भरपूर दिया है। सवाल केवल इच्छा शक्ति का था। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्राप्त 15.42 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों से प्रदेश में तकनीकी, पर्यटन, कृषि, हेल्थ, रक्षा समेत तमाम सेक्टर्स निवेशकों के लिए सुगम रास्ता बन गया है। अगर आप कोई भी एमएसएमई इंडस्ट्री या किसी भी तरह का एक कोई न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे हमको सब्सिडी दी जा रही है, लोन के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, साथ ही साथ बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नए व्यापार के लिए बहुत सारा फंड मिलेगा। तो ये एक नए स्टार्टअप के साथ में मध्य प्रदेश का भी एक नया गतिशील होने का एक नया तरीका है। शिवराज सरकार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। निवेश महाकुंभ से प्रदेश के जनपदों को एक साथ मिले निवेश से प्रदेश को नई रफ्तार मिलेगी।
और छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द वापस लौटेंगे। और कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा लेकर चलते हैं। Is political even before legal. Both facets are important, but it's a vital political issue for this country, for all political parties, for leaders of all political parties. It is a political issue because it signifies the systematic, repetitive
emasculation of democratic institutions by the ruling party. It signifies the strangulation of democracy itself. We know that defamation is an exception to free speech. But over the last several years, we have had repeated examples of unthinkable assaults on freedom of speech, more importantly, on freedom after speech. After speech, you are told that you will be visited with the worst possible consequences, be it criminal, be it civil, be it incarceration, be it intimidation, be it harassment in every sphere of your life. We all know that Shri Rahul Gandhi has been speaking out fearlessly inside and outside Parliament. He has spoken on social issues, on economic issues, on political issues, without any fear or inhibition, frankly and candidly, through you to India. Clearly, he is paying a price for it. Clearly, this government is rattled because he speaks with facts, figures on demonetization, be it on a supposed clean chit to China, be it on GST. He is consistently aggressive and open in his questioning. And therefore, this government is doing all these, finding new techniques of throttling his voice, of gagging him. Shri Rahul Gandhi goes abroad. He is not entitled to speak freely on grounds of fake nationalism, created imaginary nationalism, rhetorical nationalism, non-existent issues. He comes back and his speeches abroad become the basis of action against him inside Parliament. He speaks in Parliament, one of the most detailed and open speeches when the Prime Minister spoke, and he is referred to the Privileges Committee. After he came back from abroad and post the recess, when this session starts, a remarkably new ground is found, unheard of in the annals of parliamentary history. The ruling party resorts to disruption every day, saying a precondition for someone to speak in Parliament or attend Parliament is that he must first apologize. I don't think in any parliamentary democracy, Westminster or not Westminster, you have found this kind of stipulation. So disruption by the ruling party. All of this is part of a pattern. All of this is part of a pattern to stop him. A, because he speaks fearlessly and candidly. B, to divert attention from the real issues. To divert attention from the questions which my friend here asks every day. To divert attention from the burning issues before the nation today. And it is done also to send a message to create a fear psychosis amongst those who dare to question this government. Friends, that is the political part. That is what should concern our body polity. There is equally a legal part. I have shared some of that with you yesterday. Since we've had slightly more time, let me elaborate a little more today. When you hurry, when you are premeditated, when you have decided to do something, you make mistake after mistake after mistake. You multiply mistakes on a repetitive basis. Take for example, the alacrity with which you are moving. Within 24 hours, you are moving with amazing alacrity. I need to remind you that a few months ago, in a case of another political leader from Uttar Pradesh, belonging to the leading party in that state, the Supreme Court, quote unquote,
when a immediate by-election was sought to be announced post disqualification of that person because of conviction, immediately, without waiting for that person to exhaust the legal remedies available, the Supreme Court in that case not only deferred the by-election but then added, look with what alacrity have you proceeded. This is yet another example. But it gets curiouser and curiouser. As I told you yesterday, there is a provision created in law specifically called 202, which says if allegedly I commit a defamatory offence in place X, in this case Kolar, Karnataka, and if somebody chooses to sue me in Gujarat or Bihar, as in this case Surat, then the magistrate before whom a complaint is filed is mandatorily, I repeat, mandatorily obliged to conduct a preliminary inquiry as to whether he has jurisdiction to start and initiate the proceeding. He has to call for a report either himself or through the police or through agencies. To the best of our knowledge, this point is taken by Shri Gandhi's lawyers, noted in the judgment, and not decided. Admittedly, no inquiry is conducted because there is a tearing hurry to go ahead in a place which might well be without any jurisdiction at all, namely Surat, Gujarat. As I said, it gets curiouser and curiouser. I mentioned another example yesterday. I have the dates now. Let me walk you through it. The complaint is filed approximately in April 2019. I think the exact date is April 16, 2019 at Surat. The magistrate is one Mr. Dave. On 2021, Mr. Rahul Gandhi, in 2021 year, 2 years later in June, appears in the court to record his statement in person. Shri Rahul Gandhi appears in that court. In March 22, that is 3 years after the complaint is filed, and 1 year after Shri Rahul Gandhi appeared there, the complainant files an application against Saman Rahul Gandhi. When that application is rejected, possibly by a firm magistrate, obviously he had been called, he had come a second time, you cannot harass people to come again and again, he rejects it. At that point, the complainant rushes to the High Court and gets a stay of his own complaint. The High Court grants that stay on 7th of March 2022. So I file a complaint, I seek a stay of my own complaint. Perhaps days are not auspicious, the climate is not ecologically suitable. Now the same complainant, after a hiatus of 11 months, when he has no interest in his own complaint, suddenly wakes up and goes on 16th February this year, seeking a vacation of the same stay which he himself obtained. And I quote, he pleads, and you must all read between the lines. We will of course take all this in the appeal, we have legal records. Quote, he says, sufficient evidence has come on record of the trial court and the pendency of the present matter delays the trial. Pendency of what matter? His own High Court petition. He says he is delaying his own trial. So he says, please vacate. Now the sentence is, though sufficient evidence has come on record, no new evidence has come on record actually. The High Court vacates the stay, the man rushes back to the trial court, and we get this judgment. Meanwhile, the magistrate has changed. We were not born yesterday, neither you nor me. Chit bhi apni, pat bhi apni. There are many more disturbing features about this case. There is
तो बड़ी जानकारी से इस वक्त की रूबरू करा रहे हैं राहुल की सजा पर सीएम शिवराज का बयान। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है, सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये कहा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां बड़ा एक्शन लिया गया है और अब इस सजा के बाद रिएक्शन आना शुरू कर दिया गया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ा रिएक्शन, उनकी तरफ से बयान आया है। जैसा कि उन्होंने कहा है, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है, अपने बयान दिया गया है। आपको बताते चले कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हो गई है, जिसके बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार चल रहा है और इसी के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। हालांकि अब इसके बाद से ही कांग्रेस में कहमा-कहमी का माहौल है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता। और वहीं इस बड़े फैसले और बड़े सजे के बाद अरुण साहब की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बयान आया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाती है कांग्रेस, ये उनकी तरफ से तंज कसा गया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे, जहां राहुल की सजा पर अरुण साहब यानी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं पर कांग्रेस सवाल उठाती है। समाज विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए, एक वर्ग विशेष के मानहानि करने के लिए विधिवत सुनवाई करने के बाद 2 साल की सजा सुनाई और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई है। और इस मामले को लेकर कल से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, न्यायालय का अवमानना कर रहे हैं, वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और रुक करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश के। और अंकुश, बड़ा फैसला सुनाया गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आज का दिन सबसे यादगार दिन बन जाएगा, ऐतिहासिक दिन बन जाएगा, जो वो कभी भूल ही नहीं पाएंगे। इतना बड़ा फैसला और इतनी बड़ी सजा। देखिए बिल्कुल, और इतने बड़े फैसले के बाद अब पूरे देश में कोहराम की स्थिति है। कोहराम की स्थिति इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी अब इसका पूरा विरोध करते हुए नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका विरोध दर्ज करा चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं और सीधे सीधे तौर पर ये केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करने का आरोप यहाँ पर लगाते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने सीधे स्पष्ट तौर पर इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा था कि ये अफरा तफरी के माहौल में फ़ायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर की गई है और इसलिए इतना बड़ा डिसीजन हुआ है। कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध में तो उतरी है। युवक कांग्रेस जो है वो राजधानी रायपुर की सड़कों में प्रदर्शन करने पर उतर आई है। बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया है। कांग्रेस पार्टी के लीडर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा फैसला आया है, बड़े फैसले, सबसे पहले तो इस फैसले को आप विधि सम्मत मानते हैं कि नहीं? नहीं, ये पूर्णतः दुर्भाग्यशाली फैसला है और जैसा कि सबको विदित था, ये अपनी चोरी को बचाने के लिए इन्होंने राहुल जी की कार्रवाई किया। एक और पहले कोशिश करते थे कि राहुल जी को संसद में बोलने का मौका ना मिले, बार बार इनके द्वारा माइक को म्यूट किया गया और एक अवसर आया और उस अवसर के बाद इन्होंने उस अवसर का दुरुपयोग करते हुए सजा अभियान चलाया। राहुल जी ने क्या गलत बोला था? हर उस व्यक्ति नाम का व्यक्ति मोदी, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे वो नीरव मोदी, चोर तो हैं और ऐसे लोगों को संरक्षण देने वालों पर यदि आपत्ति करते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो राहुल जी ने क्या गलत बोला था? आज देखिए, आज अदानी पैसा लेके भागने की फिराक में है और यदि राहुल जी प्रश्न उठाते हैं तो उनको स्वाभाविक रूप से तकलीफ होती है, उनको बोलने से रोका जाता है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, 140 दिन की पद यात्रा, उनकी बढ़ती